अब हम बात करें पहले क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस इट्स मेन टाइप्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑनरशिप ऑफ विच कैन बी ट्रांसफर। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप आपकी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि ए को पैसा देना है बी को, ओके, तो ए जो है एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ कर सकता है जिसमें वो अमाउंट लिख दे, अपनी साइन कर दे और सभी मैंडेटरी चीजें उसमें लिख दे, और वो कह सकता है बी को कि 1 महीने के बाद जो है तुम ये बैंक ले जाना और वहां से पैसे कलेक्ट कर लेना। तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो हम फर्दर देखेंगे, है ना। और ये ए जब बी को डॉक्यूमेंट दे देता है और बी जब इसको लेकर बैंक में जाएगा तो बी को वो अमाउंट मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जो ऑनरशिप कितने अमाउंट की, जितना अमाउंट उस पर मेंशन्ड है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया 2000, वो ट्रांसफर कर देता है बी को। ठीक है। अब एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या डेफिनेशन देती है, जो कि है सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। A negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or a check payable either to order or bearer। क्या बोल रहे हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, या तो कोई प्रोमिसरी नोट, ये सब डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, है ना। या तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या वो चेक हो सकता है। पेबल जो दिया जाएगा अमाउंट के बिहाफ पे, आइदर टू द ऑर्डर, किसी ऑर्डर बेसिस पे कि इस तारीख पे आप जो है ले लेना, या इस पर्सन को मिलना चाहिए, ये ऑर्डर हो सकता है। या फिर बियरर की वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसके पास हो वो अमाउंट जो है उसको मिल जाना चाहिए। बियरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बात करें करेंसी की, यदि 500 का नोट जिसके भी पास है, यदि जो भी उसको बियर करेगा वो जो है उसका ऑनरशिप कहलाएगा। ठीक है। तो क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की, एक ऐसा प्रोमिसरी नोट हो सकता है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक जो पेबल है आइदर टू ऑर्डर और बियरर, या तो ऑर्डर पे कि इस पर्सन को दिया जाना चाहिए, या बियरर यानी जिसके पास है वो डॉक्यूमेंट उसको जो है अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखें तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यस, ये जो है ट्रांसफर करती है ऑनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि ए को पेमेंट देना है किसको, बी को, तो ए जो है डॉक्यूमेंट वे में ट्रांसफर कर रहा है वो पर्टिकुलर अमाउंट की ऑनरशिप किसको, बी को। गुड टाइटल, हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब इशू होता है वो गुड टाइटल में होना चाहिए, दैट मीन्स गुड फेथ में होना चाहिए। वो किसी भी हम बोल सकते हैं किसी भी कोएरिक्शन वगैरह से बच के रहना चाहिए, मतलब किसी भी प्रेशर में वो डॉक्यूमेंट जो है नहीं होना चाहिए, या किसी को धमका के या हमने चोरी से यदि उसको कलेक्ट कर लिया तो इट विल नॉट बी अ गुड टाइटल। हमेशा अच्छे इंटेंशन से होना चाहिए। लीगल ऑनरशिप, लीगल ऑनरशिप होनी चाहिए इसमें, दैट मीन्स लीगलिटी होनी चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। नेगोशिएबिलिटी, इट कैन बी ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल होना चाहिए नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, है ना, नॉन ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक खासियत है कि वो अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर होना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। ओके। देन टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने टाइप्स है तो ऑलरेडी हमने उसकी डेफिनेशन में देखा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स में चेक आ जाएगा आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, प्रोमिसरी नोट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम इसके सिर्फ नाम देख रहे हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे, बहुत आसान है, एक जैसे ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट एग्जाम में जो है अलग अलग पूछ लिया जाता है तो हम इसको उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, टाइप्स हो गए और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स एंड ये हो गए उसके टाइप्स। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ चेक, चेक क्या होता है एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, वही टाइप्स को जो है हम डिटेल वे में पढ़ते हैं। तो चेक यदि हमने सुना है तो बैंक
जो है हमें एक चेक बुक देती है, और जो अमाउंट और जो अकाउंट में हमारा पैसा जमा होता है उसके बिहाफ पे जो है हम किसी को भी चेक इशू करके दे देते हैं अपनी साइन करके, और वो पर्टिकुलर अमाउंट लिख के, और वो चेक यदि कोई पर्सन ले जाता है बैंक में, अपनी बैंक में, तो उसे अमाउंट वहां से रिकवर हो जाता है। दिस इज जस्ट द सिंपल लैंग्वेज। अब हम टेक्निकल लैंग्वेज, बिजनेस लॉ की लैंग्वेज में देखें चेक क्या होता है। अ चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक तरीके का बिल होता है, ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर, किसी बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है, नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कभी भी जो है वो ऐसा एक्सप्रेस नहीं होता है कि किसी को भी पे करना है, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, जब वो डिमांड में आएगा दैट मीन्स जब आप किसी को चेक देंगे उस पे अमाउंट लिखकर, डेट, साइन सब कुछ मेंशन करके देंगे, दैट मीन्स आपने डिमांड किया है कि मेरे अकाउंट में से इतना पैसा इस पर्सन को दिया जाए, तभी जो है चेक इशू हो सकता है, तभी उसकी लीगलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये होता है चेक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। इन राइटिंग चेक जो है रिटर्न में होता है। ओके। अनकंडीशनल ऑर्डर, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होते। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप है, तो ऑब्वियसली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी वैसी ही रहेगी। स्पेसिफाइड बैंकर, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसके ऊपर, ये चेक जो है किसके ऊपर लिखा जाता है, पर्टिकुलर बैंक के ऊपर। दैट मीन्स आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी वही बैंक तो इशू करेगी, तो आपकी चेक बुक पे भी नाम लिखा रहता है कि किस बैंक के थ्रू जो है आपका अमाउंट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल SBI। पेमेंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, उसमें डिटेल रहेगा कि पेमेंट जो है किस पर्सन को दिया जाना चाहिए, दैट मीन्स ऑन डिमांड जो है पेमेंट दिया जाएगा। पेबल ऑन डिमांड, जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया कि हमेशा पेबल ऑन डिमांड, जिसका नाम रहेगा स्पेसिफाइड पर्सन का, उस पर्सन को जो है मेंशन रहेगा, जो पर्टिकुलर डेट होगी उस पे जो है इशू होगा। पार्टीज की यदि हम बात करें चेक में, तो 3 पार्टी होती है इसमें, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। अब दोस्तों ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे, जो अकाउंट होल्डर होता है, जो लिखता है वो पर्टिकुलरली चेक, उसे हम कहते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवी, जिसको चेक दिया जाता है पेमेंट देने के लिए, दैट मीन्स बैंक, यदि हम चेक की बात करें। पे, जो पेमेंट रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं पे। और ड्रॉवर कौन हो जाएगा, जो अमाउंट फिल करेगा, जो डिमांड देगा कि इतना अमाउंट देना चाहिए, दैट मीन्स द कस्टमर ऑफ द बैंक हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। 3 पार्टीज होती हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है। स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, मनी जो है फिक्स अमाउंट जो है मेंशन रहता है आपके चेक पर। ओके, कि सर्टन सम ऑफ मनी जो है इतना देना है, सिग्नेचर होना चाहिए उस पे, साइंड होना चाहिए। ओके, तो ये है फीचर्स चेक के, कि चेक जो है अनकंडीशनल ऑर्डर है विच इज पेबल ऑन डिमांड, जो डिमांड पे जो है दिया जाता है। नॉट एक्सप्रेसिवली टू बी पेबल, एक्सप्रेस वे में नहीं होता है कि पे करना है, इट इज जस्ट पेड ऑन डिमांड, डिमांड पे ही वो पे होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक्सप्लेन पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसमें कितनी पार्टीज होती हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of or to the bearer of the instrument। चेक जो है स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर ड्रॉ होता है, इसके अलावा यदि कोई पर्सन है और दूसरे पर्सन को जो है ऑनरशिप ट्रांसफर की यदि बात चल रही है, तब जो इंस्ट्रूमेंट इशू होता है दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि रिटर्न में होता है, राइटिंग में होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, बिना किसी कंडीशन के। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि हमने पर्टिकुलरली जगह फिक्स कर ली कि इस रात को 9 बजे पर्टिकुलरली टेम्पल पे आपको ये अमाउंट देना है, तो वो कंडीशन हमने लगा ली, तो इसमें कंडीशन नहीं रहनी चाहिए।
ओके, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, साइंड होना चाहिए किसके द्वारा, जो उसको बना रहा है, जिसमें ये डायरेक्शन होता है कि पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि पर्टिकुलरली अमाउंट जो है पे करना है इस पर्सन को, या तो हम ऑर्डर देंगे उसको, या टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर उस पर ऐसा भी हो सकता है कि हम लिखें कि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में ये पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है उसको दिया जाए। ठीक है, इसको यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो ए है, बी है, और हम अगर बोले कि बी ने, ए ने जो है गुड्स सोल्ड किए हैं किसको, बी को, और वो भी क्रेडिट पे। अब पेमेंट किसको देना है, बी को अमाउंट देना है, किसको, ए को। बी ने बोला मैं अमाउंट जो है आपको 2 महीने के बाद दूंगा, तो ए बोलता है ठीक है, बट उसके बिहाफ पे मैं आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जारी करता हूं, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो एक प्रूफ के तौर पे रहे। बी एग्री हो जाता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, यानी एग्री होके, और उस डॉक्यूमेंट पे जो है ए बनाता है वो डॉक्यूमेंट, तो इसलिए ए को ड्रॉवर कहते हैं। बी जो है उसका एक्सेप्टेंस देता है, जिसको पेमेंट देना है उसे हम ड्रॉवी कहते हैं इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज के उसमें, है ना। और वो जो है इसके बिहाफ पे एक बिल बना देता है, एक पेपर पे जो है सील साइन करके नाम वगैरह सब डिटेल्स मेंशन कर देता है, और ये बोल देता है कि 2 महीने के बाद उसको अमाउंट मिलेगा बी से, और बी की साइन करवा लेता है, तो इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब यदि हम पार्टीज की बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो यूजली इसमें भी 3 पार्टीज होती हैं। सबसे पहला ड्रॉवर, ही इज द मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल बनाता है वो होता है ड्रॉवर। ही गिव्स द ऑर्डर टू पे, वो ऑर्डर देता है कि मुझे पेमेंट मिलना चाहिए इस तारीख को। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा ए और बी के केस में, कि गुड्स जो हैं सोल्ड हुए हैं क्रेडिट पर ए के द्वारा, तो पेमेंट किसको देना है, बी को देना है, तो वो बिल कौन बनाएगा, दैट विल बी ए बिल बनाएगा, और साइन किससे करवाएगा, बी से। ठीक है, तो ड्रॉवर कौन हो गया, ए। सेकेंड पार्टी होती है ड्रॉवी, जैसे कि हमने देखा था अभी एग्जांपल में, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे, ऐसा पर्सन जो डायरेक्ट किया गया है ड्रॉवर के द्वारा कि उसको पेमेंट देना है, यानी ये हो गया ड्रॉवी। ही इज द पर्सन ऑन होम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, वो ऐसा पर्सन है जिसपे बिल बना है। एंड ही एक्सेप्ट, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, साइन नहीं की जाएगी ड्रॉवर की, तब तक वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा ड्रॉवी। और इसके अलावा आता है पे, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू होम और हुज ऑर्डर द मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड, ऐसा पर्सन जिसको पेमेंट मिलेगा वो कहलाता है पेई। अब पेई जो है, इस केस में यदि ये वाला एग्जांपल हमने दिया देखा, तो इस केस में बी ड्रॉवी भी है, और ड्रॉवी और पेमेंट जो है किससे मिलेगा, बी से ही मिलेगा, तो बी जो है यहाँ पे क्या हो गया, पेई भी हो गया। किसी किसी केस में क्या होता है, जैसे ए और बी के बीच में बिल बना है और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर लिया, लेकिन बी उसे ये बोलता है कि ये 2 महीने के बाद जो है आप मेरी बैंक से जो है कलेक्ट कर लेना वो अमाउंट। तो अब कौन पेमेंट देगा, बी देगा। ओके, तो बी विल बी द पे। ओके, जिसके बेसिस पे मनी जो है डायरेक्टेड टू बी पेड, कि ये पर्सन जो है आपको पैसे देगा। तो हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में जब हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको पेमेंट करना है, तो तब जो है बैंक पेई बन जाता है हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बी जो है ड्रॉवी भी हो सकता है, पेई भी हो सकता है, और पेई कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है। और हमने पार्टीज देखी, तो चेक में भी 3 पार्टीज होती हैं, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टीज होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। जैसे कि हमने टाइप्स देखे थे, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो अब तीसरा आता है प्रोमिसरी नोट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, फिर से वैसा ही कि प्रोमिसरी नोट क्या है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट, न तो वो बैंक नोट है न ही वो करेंसी नोट है।
containing an unconditional order signed by the maker, जो बनाता है वही इस पे साइन करता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेम वैसा ही लिखा है, माइनर सा डिफरेंस है। प्रोमिसरी नोट जो है जो बनाता है बिल या जो डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट बनाता है उसी के द्वारा जो है साइन की जाती है कि वो जो है सर्टन सम ऑफ मनी पे करेगा सर्टन पर्सन को। दैट मीन्स वो प्रॉमिस करता है एक तरीके से। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है? प्रॉमिसरी नोट वो पर्सन देता है जिसको अमाउंट देना है, वो खुद लिखता है और एक प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतने समय के बाद ये अमाउंट दे दूंगा। दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट, यानी जो लिखता है उसी को ही पेमेंट देना है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जिसको पैसे लेना है तो वो ऑर्डर देता है कि मुझे पेमेंट चाहिए। ये डिफरेंस है प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है उसी को यदि हम देखें ए एंड बी, सपोज यहाँ पे सेम वही एग्जाम्पल देखें। अब पेमेंट किसको देना था? बी को पेमेंट देना है, तो बी प्रॉमिसरी नोट जो है वो लिखेगा, प्रॉमिसरी नोट लिखेगा और उस पे जो है अपनी साइन करेगा कि मैं इतना अमाउंट जो है ए को दूंगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या था? ए जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है और साइन किससे करवाता है? बी से करवाता है। और प्रॉमिसरी में हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि हमें ये पेमेंट देना है। ठीक है, अब इसके आगे देखें। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द डेटर। ये जो है ड्रॉ किया जाता है और साइन किया जाता है किसके द्वारा? डेटर के द्वारा, जिसको जिसने गुड्स खरीदे होंगे क्रेडिट पे, है ना। हु प्रोमिसेस टू पे टू द क्रेडिटर अ सर्टन सम ऑफ मनी, जो प्रॉमिस करता है क्रेडिटर को कि उसे सर्टन सम ऑफ मनी देने हैं। ठीक है, तो ड्रॉन एंड साइंड बाय द डेटर, और जो प्रॉमिस करता है कि मुझे सर्टन सम ऑफ मनी क्रेडिटर को देने हैं, दैट मीन्स इस केस में ए को देने हैं। ओके, अब जो है इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें प्रॉमिसरी नोट के, तो सेम वैसे ही होंगे। इन राइटिंग होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए उस पे। स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, कितना अमाउंट जो है देना है, उस चीज का प्रॉमिस जो है वो लिखित होना चाहिए। स्पेसिफाइड पे कि स्पेसिफिकेशन वे में पेमेंट कितना करना है वो। पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट, अगर हम पार्टीज की यदि हम बात करें प्रोमिसरी नोट की, तो दो पार्टीज होती हैं, जैसे कि हमने देखा डेटर एंड क्रेडिटर। तो यहाँ पे जो है दो पार्टीज रहेंगी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, या जिसे हम कहते हैं डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, दो ही पार्टी रहती हैं, इसमें पे ही नहीं रहता है। ड्रॉवर कौन हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में? जो लिख रहा है, बी विल बी द ड्रॉवर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, और ड्रॉवी जिसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पार्टीज टू द ड्रॉवर एंड क्रेडिटर। ठीक है, जो पेमेंट देगा ड्रॉवर या जिसको हम कहते हैं डेटर, और सेकंड जो है क्रेडिटर। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, और हमने देखा प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, और क्लैरिटी के लिए हम इनमें डिफरेंस भी देख लेंगे। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ओके, यस दोस्तों, इनको हम अलग अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, माइनर सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इनका मीनिंग या इनके फीचर्स जो है सेम है। तो यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें बनना चाहिए, तो वो उसको जो है इलेबरेटिव वे में हमने माइनर सा डिफरेंस समझ लिया, बाकी तो हमें वैसा ही लिखना है। तो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस है हमारे सामने, और तीनों। पहला पॉइंट यदि इसमें हम देखें तो ड्रॉवर, अब चेक कौन बनाता है? तो चेक जो है इसमें डेटर जो है वो चेक बनाता है। वहीं हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की यदि हम बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो है कौन बनाता है? क्रेडिटर जो है वो बनाता है जिसको अमाउंट चाहिए। और प्रोमिसरी नोट में जो है ड्रॉवर कौन होता है? डेटर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। पार्टीज यदि बात करें तो चेक में जो है
3 पार्टी होती हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टीज होती हैं और प्रोमिसरी नोट में 2 होती है, जो हमने देखा। ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, इसमें ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, और इसमें ड्रॉवर एंड ड्रॉवी बोलते हैं जिसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है। अब जो है नेचर ऑफ ड्रॉवर जो है कैसा होता है, तो नेचर ऑफ ड्रॉवर जो है ये एक तरीके से ऑर्डर देता है स्पेसिफाइड बैंक को। इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर। ऑर्डर किस लिए होता है कि पेमेंट देना है, वो बैंक पे रहता है, और ये एक तरीके का प्रॉमिस रहता है इंस्ट्रूमेंट में, है ना। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें, तो यदि हम नेचर ऑफ चेक कैसा रहता है, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब फॉर्म रहता है, प्रिंटेड, तो इट इज अ प्रिंटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और इसका कोई फॉर्म नहीं रहता है, नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और इसका भी कोई फॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रेस डेज, चेक के लिए कोई ग्रेस डेज नहीं दिए रहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूजली डेट ऑफ मेच्योरिटी, सपोज 18 मई को आपको पेमेंट करना था, 2 महीने के बाद या कुछ भी इस तरीके से डेट आती है, तो आपको ग्रेस के बेसिस पे 3 दिन जो है दिए जाते हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आपको छूट है 3 दिन, और प्रोमिसरी नोट में भी ग्रेस डेज दिए जाते हैं। फिर क्रॉसिंग, चेक की क्रॉसिंग जो है होती है प्रोमिसरी नोट में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नहीं होती है। फिर नोटिंग, नोटिंग जो है एक तरीके की नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, दैट मीन्स हमने नोटरी कराई, तो क्या चेक में होती है क्या नोटिंग, नहीं होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हो सकती है, और प्रोमिसरी नोट में भी हम नोटिंग जो है करा सकते हैं। फिर आगे बात करें एक्सेप्टेंस, यस, चेक में एक्सेप्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था जब ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का केस है, तो ड्रॉवी से एक्सेप्टेंस लेना जरूरी है। इस केस में जरूरी नहीं है क्योंकि ड्रॉवी जो है खुद बनाता है, ठीक है, वो बिल। डिसऑनर, डिसऑनर जो है चेक डिसऑनर हो सकता है, बट इसमें होल्डर को इनविटेशन देने की या बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है डिसऑनर की चीज जो है बताना है, और इसमें भी जो है मेंशन करना है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, अब आते हैं हम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडोर्समेंट, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडोर्समेंट। अब इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्समेंट इज द बिल इम्प्लाइज द प्रोसीजर बाय विच द मेकर और होल्डर ऑफ बिल transfers the title of the bill in an assistance of his creditors। endorsement का मतलब होता है ट्रांसफर, जो बनाता है बिल या जिसको पेमेंट मिलने वाला है, वो उस पर्टिकुलरली बिल का टाइटल जो है ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे को, है ना। द इंडिविजुअल ट्रांसफरिंग द टाइटल इज कॉल्ड इंडोर्सर। जो इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहा है टाइटल उसे इंडोर्सर कहते हैं। एंड द इंडिविजुअल्स टू होम द बिल इज एक्सचेंज, और जिसको बिल एक्सचेंज में दिया गया है उसे इंडोर्सी कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, ए और बी सेम वही एग्जाम्पल लेंगे। अब बी को पेमेंट देना था किसको, ए को, तो ए ने ये बोल दिया कि आप पेमेंट मुझे ना देकर सी को देना, क्योंकि मुझे पेमेंट सी को देना है वैसे भी, तो आप वो पेमेंट जो है 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो भी उनकी डेट फिक्स हुई है उस पे जो है आप सी को दे देना। अब ए ने क्या किया है, उस टाइटल को जो उसको पेमेंट मिलने वाला था उसने किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को। तो ये क्या हुआ, प्रोसीजर ऑफ इंडोर्समेंट। अब यहाँ पे एक कौन कहलाएगा, इंडोर्सर, और सी कौन कहलाएगा, इंडोर्सी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इंडोर्समेंट। अब इसके एलिमेंट्स देखें, मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडोर्समेंट। प्लेस ऑफ इंडोर्समेंट की जो है क्या प्लेस होनी चाहिए इंडोर्समेंट की, तो वो जो है जो बिल बना हुआ है तो उसके फेस पे भी आप लिख सकते हैं, दैट मीन्स फ्रंट पे, बैक पे, या फिर अलग से स्लिप बनाकर जो है आप इंडोर्समेंट की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ इंडोर्समेंट, यू हैव राइट, और प्रॉपर वे में वो होना चाहिए, सिग्नेचर उस पर मेंशन होना चाहिए। डिलीवरी,
दैट मीन्स बिल जो है कब ट्रांसफर होगा, एग्जैक्ट उसकी डेट ऑफ डिलीवरी मेंशन होना चाहिए। कंप्लीट इंडोर्स होना चाहिए, डिटेल्स जो है आपकी कंप्लीट होना चाहिए उसमें, चाहे हम बात करें सिग्नेचर की, चाहे अमाउंट स्पेसिफाइड की, यानी अमाउंट जो पेबल होगा उसकी डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो ये है हमारा इंडोर्समेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट और इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं वो भी हमने देखे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज अ बैंकर जस्टिफाइड एंड रिफ्यूजिंग पेमेंट ऑफ चेक ड्रॉन अपॉन हिम, कि वो चेक के पेमेंट के लिए मना कर देता है। तो इस टॉपिक को हम डिसऑनर ऑफ चेक भी कहते हैं। इस नाम से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ चेक, या कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जब बैंक आपको मना कर देता है पेमेंट के लिए। ठीक है, देखते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। व्हेन अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड इट इज नॉट पेड बाय द बैंक, इट इज सेड टू बी डिसऑनर। जब चेक जो है बैंक में प्रेजेंट किया गया है पेमेंट के लिए और बैंक ने उसको पे करने के लिए मना कर दिया है, उसे ही हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। इसके अलग अलग कारण होते हैं पर उसको हम डिसऑनर कहते हैं। रिफ्यूजल फॉर पेमेंट, बैंक जो है मना करती है पेमेंट के लिए, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, दैट मीन्स डिसऑनर के क्या रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन बाय अ कस्टमर पेमेंट, जिस कस्टमर के अकाउंट से पैसा कटना था, हो सकता है उसने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए, स्टॉप पेमेंट का जो है उसने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस कारण से हो सकता है बैंक ने आपको पे नहीं किया है। ऑन द डेथ ऑफ अ कस्टमर, हो सकता है कस्टमर की डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ के पहले यदि बैंक कोई ट्रांजेक्शन करता है देन इट इज ओके, बट उसकी डेथ के बाद जो है वो पेमेंट करने के लिए लिमिटेड है, बाध्य है, वो नहीं करेगा पेमेंट। और यदि पेमेंट नहीं करता है और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम चेक ले जाते हैं और वो पेमेंट नहीं करता है, तो उसे हम डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, हो सकता है कस्टमर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए उसके अकाउंट में, तो बैंक ने उसका पेमेंट उसके बिहाफ पे पेमेंट नहीं किया और चेक जो है डिसऑनर हो गया। ठीक है, ऑन द इंसैनिटी ऑफ द कस्टमर, हो सकता है कस्टमर की मानसिक जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं है, इंसान है, वो पागल हो गया है, इस तरीके की कुछ भी चीज है, तो बैंक ने उसके बिहाफ पे पेमेंट करने के लिए मना कर दिया है, दैट विल बी डिसऑनर ऑफ चेक। रीजन हो जाएगा अल्ट्रेशन, बैंक ने आपके कस्टमर ने जो है कुछ अल्ट्रेशन करवाया है, कुछ चेंज करवाया है, उस ड्यूरेशन की इस पर्सन को जो है पेमेंट नहीं देना है या इस लिमिट के बाहर पेमेंट नहीं देना है, कुछ भी अल्ट्रेशन करवाया है, चेंज करवाया है, तो भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर बैंक से। सिग्नेचर में डिफरेंस आ रहा है, जो पहले सिग्नेचर की गई थी चेक पे और जो दैट मीन्स बैंक को दी गई थी और जो आपके चेक पे की गई है, उस दोनों में डिफरेंस अगर है तो जो है आपको पेमेंट उस पर्टिकुलर बैंक से नहीं मिलेगा। पोस्ट डेटेड चेक, आपका चेक जो है पोस्ट डेटेड है और आप डेट से पहले ही चले गए हैं पेमेंट लेने, तो जो है आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्रॉस, जिस कस्टमर ने आपको चेक दिया था पेमेंट के लिए, उसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है खत्म हो गई है और तो जो है बैंक आपको इश्यू नहीं करेगा उसके बिहाफ पे पेमेंट। नॉट प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग द यूजुअल टाइम्स, बैंकिंग टाइम पे या यूजुअल टाइम पे आप नहीं आते हैं, तो अब जो है बैंक आपको पेमेंट नहीं देगा। तो ये कुछ जो है रीजंस हैं, जैसे कि लास्ट इनसफिशिएंट बैलेंस, आपकी बैंक में पर्याप्त बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, तो भी बैंक जो है आपके बिहाफ पे पेमेंट नहीं कर सकता है। तो चेक इन सब कंडीशंस में चेक जो है डिसऑनर हो सकता है या बैंक जो है आपको रिफ्यूज कर सकती है फॉर द पेमेंट। तो आपको दो तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्यूजल के नाम से आ सकता है कि बैंक कब आपको पेमेंट नहीं देगी चेक का, दैट मीन्स कस्टमर बैंक जो है आपको पेमेंट नहीं देगी, या फिर चेक का डिसऑनर किसे कहते हैं, तो उसमें हम ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक की क्रॉसिंग क्या होती है,
इलस्ट्रेट द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, अलग अलग टाइप की क्रॉसिंग क्या होती है, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, और इस वर्ड का इफेक्ट क्या होता है जो नॉट नेगोशिएबल लिखा जाता है चेक पे। तो आइए देखते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। When two transverse crossed parallel lines are drawn on the face of the check, it is called crossing. जब कोई चेक पे दो ट्रांसफर्स इस तरीके से लाइन खींची जाती है, ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन होती है ऑन द फेस ऑफ द चेक, चेक की स्टार्टिंग पे, तो उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग। ठीक है, अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग चेक, क्या फीचर्स होते हैं चेक को क्रॉस कर क्यों किया जाता है या क्या। यूजली टू लाइंस होगी जो हमने देखी, और ये जो होंगी फेस ऑफ द चेक में होंगी। ये जो चेक बना हुआ है इस पे सब चीजें मेंशन है, और यहीं पे फ्रंट में ही आपको दो लाइनें दिखेंगी, और उसमें वर्ड्स होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो दो लाइनें हैं, हो सकता है इसमें वर्ड आपकी बैंक का नाम लिखा हो सकता है वर्ड नॉट नेगोशिएबल लिखा हो सकता है पेई अकाउंट लिखा हो, तो वो वर्ड जो है उसमें मेंशन होने चाहिए। अब बात करें हम हु कैन क्रॉस अ चेक, कौन इसकी ये चेक पे क्रॉसिंग कौन कर सकता है, तो ड्रॉवर या मेकर जो चेक बना रहा है, दैट मीन्स कस्टमर, वो जो है चेक पे क्रॉसिंग कर सकता है। होल्डर जिसके हाथ में चेक है वो कर सकता है, या फिर स्पेसिफाइड बैंक भी जो है क्रॉसिंग कर सकती है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग की, तो दो टाइप की क्रॉसिंग जो है हम कर सकते हैं चेक पे। एक होती है जनरल क्रॉसिंग और दूसरी होती है स्पेशल क्रॉसिंग। माइनर सा डिफरेंस होता है, बनता ऐसे ही है, क्रॉसिंग ऐसी ही होती है। आइए देखते हैं हम जनरल क्रॉसिंग क्या होती है। ड्रॉइंग टू पैरेलल ट्रांसफर लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक कॉन्स्टिट्यूट जनरल क्रॉसिंग। सिंपल सी बात है, ये चेक है हमारे पास, ओके, और इस पे दो लाइन ड्रॉ की गई है, जैसे अभी हमने क्रॉसिंग ऑफ चेक में देखी थी, वो जनरल क्रॉसिंग होती है, जो ऑन द फेस ऑफ द चेक होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है, एंड इन क्रॉस मटेरियल ऑफ नो स्पेशल कॉन्सिक्वेंस। कुछ स्पेशल इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, जस्ट इस तरीके से क्रॉसिंग होती है, दैट इज नोन एज जनरल क्रॉसिंग। हाँ, इस पे चाहे तो हम कोई कुछ लिख सकते हैं, जैसे एंड कंपनी लिमिटेड, या नेगोशिएबल है, नॉट नेगोशिएबल है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इफेक्ट यदि हम देखें, द इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग इज दैट द चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द पेइंग बैंक थ्रू एनी बैंकर। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी बैंक में चले जाएं, जरूरी नहीं है कि हमें पेइंग बैंक में ही जाना है, एंड नॉट बाय द पेइंग हिमसेल्फ एट द काउंटर, और जरूरी नहीं है हम खुद वहां जाएं, वो चेक जिसके पास होगा वो सबमिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एसबीआई अकाउंट है और आपने किसी को चेक दिया है, तो जरूरी नहीं है वो पर्सन जो है एसबीआई में ही जाए, हो सकता है उसका अकाउंट जो है बैंक ऑफ इंडिया में है, तो वो ये दो जनरल क्रॉसिंग करके जो है बैंक ऑफ इंडिया में सबमिट कर सकता है, वहां से वो पेमेंट रिसीव करेगा। तो क्या होता है दोस्तों इसका इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग, यदि हम बात करें, चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द पेइंग बैंक, जो भी हमें बैंक पे करेगी उसके सामने हमें प्रेजेंट करना है, थ्रू एनी बैंकर, किसी भी बैंकर के माध्यम से हम जा सकते हैं। बाद में बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अमाउंट एसबीआई से कलेक्ट कर लेगी, बट उस समय हमारी बैंक जो है हमें अमाउंट दे देगी, नॉट बाय द पेइंग हिमसेल्फ एट द काउंटर, जरूरी नहीं है कि हम खुद वहां मौजूद रहें। ये होती है जनरल क्रॉसिंग। अब बात करें स्पेशल क्रॉसिंग की, तो स्पेशल क्रॉसिंग व्हेन अ चेक बियर अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन टू द नेम ऑफ द बैंकर आइदर विथ और विदाउट द वर्ड नेगोशिएबल। स्पेशल क्रॉसिंग में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सेम चेक जो है इसी तरीके से बन जाएगा, और ये दो लाइनें ड्रॉ की जाएंगी, और इन दो लाइनों में जो है हम या तो स्पेसिफाइड बैंक का नाम लिख सकते हैं, जो भी हमारा बैंक होगा, आइदर द नेम ऑफ द बैंकर, और जिसमें वर्ड हम विथ या विदाउट नॉट नेगोशिएबल, यदि हमने यहाँ पे लिखा नॉट नेगोशिएबल, दैट मीन्स ये चेक जो है ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जनरल एंड स्पेशल क्रॉसिंग में। ओके, अब जो है बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में,
कि होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर क्या होता है। तो होल्डर की यदि बात करें, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो होल्ड करता है, जिसके पास है। एनी पर्सन, अब बिजनेस लॉ की लैंग्वेज देखिए, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ऑन नेम अंडर लीगल टाइटल। कोई भी पर्सन जिसको लीगल राइट हो कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का पोसेशन ले सकता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट ले सकता है, दैट मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट उसका है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि पोसेशन होना चाहिए। दूसरा, अ पर्सन मस्ट बी इंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टी कंसर्न इन ऑन कंसर्न इन हिज ऑन नेम। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि वो पर्सन जो है एंटाइटल होना चाहिए कि वो पेमेंट रिसीव कर सके या रिकवर कर सके। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो ही जो है आप होल्डर कहलाओगे, अदरवाइज होल्डर नहीं कहलाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी, बी को पेमेंट देना था और बी ने जो है प्रॉमिसरी नोट लिखा है, प्रॉमिसरी नोट लिखा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं हमने, है ना। बी ने प्रॉमिस किया है कि आई हैव टू गिव द अमाउंट टू ए, मुझे ए को जो है पेमेंट देना है। अब इस केस में 5000 रुपीज देना है। ठीक है। अब 5000 रुपीज देना है, ए के पास ये डॉक्यूमेंट है साइन किया हुआ, किसका, बी का। तो ए जो है, ए के पास लीगल पोजीशन है इसको लेने का, ओके, क्योंकि बी ने दिया है, और ए जो है इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है, तो ए जो है होल्डर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट है। यस दोस्तों, अब यदि हम देखें होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, एनी पर्सन हैविंग इंस्ट्रूमेंट फॉर पोसेशन, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है पोसेशन के लिए, यानी होल्डर की जो कंडीशंस हैं वो होनी चाहिए। फिर इसमें 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स तब कहलाएगा जब वो बिल जो है या इंस्ट्रूमेंट जो है कंसिडरेशन के लिए उसके पास हो, कोई अमाउंट के लिए, हैविंग अ गुड फेथ, जिसको अभी हम एग्जांपल के वे में समझते हैं, एंड ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी, और वो बिल जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर किया गया हो कब, मैच्योरिटी के पहले। अब जैसे कि हम सेम एग्जांपल लें कि बी ने जो है प्रॉमिस किया है कि वो ए को जो है 5000 रुपीज देने हैं, तो वो उसको देगा। यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं क्योंकि इसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, कि हमने एज्यूम करा कि 22 अप्रैल को जो है बिल देना था 2022 को, कि ओके, अमाउंट जो है ए को मिलना है कब, 22 अप्रैल 2022 को। ये कंडीशन है, बी ने प्रॉमिस किया है, ए ने उस पे साइन कर दिया बी ने, और वो होल्डर जो है उसने इंस्ट्रूमेंट ए को दे दिया, तो ए जो है होल्डर कहलाएगा। अब क्या होगा, ए ने क्या किया, वो पर्टिकुलरली जो इंस्ट्रूमेंट है वो सी को जो है गिफ्ट कर दिया। ओके, अब ये गिफ्ट उसने कब किया है, ऑन 20 अप्रैल 2022। अब क्या होगा, सी जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है क्या, पहले हम ये तीनों कंडीशंस चेक करेंगे। फॉर कंसिडरेशन, सी को जो है कंसिडरेशन मिल रहा है, वो बिल मिलेगा, दैट मीन्स उसे अमाउंट मिलेगा। हैविंग गुड फेथ, गुड फेथ में ही दिया गया है, ए ने उसको गिफ्ट दिया है, अपनी इच्छा से दिया है, किसी प्रेशर में आके नहीं दिया है, तो गुड फेथ भी है। ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी, और वो बिल जो है मैच्योरिटी डेट के पहले ट्रांसफर हुआ है, तो यस 22 अप्रैल को उस बिल की मैच्योरिटी थी, 20 अप्रैल को ही ट्रांसफर हुआ है, उससे पहले हुआ है, तो सी जो है यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। इसमें से यदि एक भी कंडीशन मिसिंग है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। यदि ए को प्रेशराइज किया जाता और फिर ए को किसी प्रेशर में आके बिल देना पड़ता तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाता। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हुंडी। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन इंडियन फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हुंडी एक इंडियन फॉर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी लीगली नहीं है बट इंडियन ट्रेडिशन में फॉलो होता था, है ना। पहले के जमाने में लोग हुंडी ही लिखते थे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आया था, कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता था। इट इज रिटन इन इंडियन लैंग्वेज, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में इसको लिखा जा सकता है। इट कंटेन्स एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड सम, सेम वैसा ही है, पेमेंट देने के लिए ऑर्डर रहता है स्पेसिफाइड सम देने के लिए,
although it is not included for exchange in negotiable instrument act 1881। इसको negotiable instrument act 1881 में दर्ज नहीं किया गया है, बट ये सेम डॉक्यूमेंट है टू गिव अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ सर्टेन डेट पे जो है दिया जाता है at an order और to the bearer of the instrument। छोटी सी ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है जैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बस इसकी लीगलिटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये दर्ज नहीं है। तो इसे कहते हैं हम हुंडी, एक तरीके का बिल है और ये इंडियन लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। तो दोस्तों हमने थर्ड यूनिट देखा और हमने ये देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और उसके जो अलग अलग टाइप्स थे, चेक, फिर हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो देखा, और हमने देखा प्रोमिसरी नोट जो है क्या होता है। फिर हमने इसके बीच में डिफरेंसेस देखे। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, हो सकता है होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है। तो ये रिलेटेड पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को हमने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में कौन से टॉपिक हो सकते हैं वो सब देखे। क्रॉसिंग ऑफ चेक इज अगेन वन ऑफ द मेन टॉपिक। तो जितने भी मेन टॉपिक थे ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है कि कम समय में जो है हमने पूरा यूनिट कवर किया है। तो आप देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।